पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। इसी में हम आगे चलते हैं और ये सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययिता का सिद्धांत। अब प्राथमिक क्षेत्र है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, या हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे फंडिंग तो मिल जाती है, धन तो मिल जाता है, लेकिन क्या उनका उपयोग हम सही प्रकार से कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि मिले हुए जो भी प्राप्त आय है उसका जो है सही तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है, उसका मितव्ययिता से उपयोग किया जाना आवश्यक है, तभी हम जो है वित्त का सही उपयोग कर पाएंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोच का सिद्धांत। विद्यालय की आवश्यकताएं एवं उद्देश्य समय समय पर बदलते रहते हैं और उसी बदलाव के साथ हम अपने वित्त के प्रबंधन को उसके अनुसार मैनेज कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि जो है वित्त का जो भी हम बजट निर्धारित करें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई खर्चे एकदम से अचानक से सामने आ जाते हैं और उस खर्चे को निकालने के लिए भी आवश्यक है पड़ती है धन की। तो हमारे बजट में, जो हमारे फाइनेंस में जो है, इतना स्कोप होना चाहिए कि अचानक से आए हुए खर्चों के लिए उसका धन का प्रबंध किया जा सके। फिर आता प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का सिद्धांत। शिक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक जो अव्यवस्था है या जो भी किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है वो जो है शिक्षा की प्रणाली पर इफेक्ट ना डाल सके। शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से उसी प्रकार चलता रहे जिस प्रकार से वो चल रहा था, उस पर इन हो रही गतिविधि, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का प्रभाव ना पड़े। ये जो भी सिद्धांत हैं एजुकेशनल फाइनेंस के, जो भी सिद्धांत हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर और हर समय परिस्थिति के अनुसार यही सिद्धांत रहे, लेकिन वर्तमान में ये सिद्धांत जो है भारतीय शिक्षा में वित्त के लिए आवश्यक है। फिर आता है रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, शिक्षा में स्रोत, एजुकेशनल फाइनेंस, शिक्षा में फाइनेंस के स्रोत। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पब्लिक रिसोर्सेज, जो कि सरकार के द्वारा जो है प्रोवाइड करवाता जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्पेशल एजुकेशन फंड होता है, लोकल एजेंसीज देती है, ग्राम पंचायत देती है। ये सभी जो हैं इन शिक्षा के क्षेत्र में अपना पैसा लगाते हैं। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, इनमें फंड जो है वो या तो राज्य सरकारों द्वारा उस राज्य के सरकारों द्वारा दिया जाता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल स्कूल जो है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और जैसे स्पेशल एजुकेशन है, हैंडीकैप्ड अपंग बच्चों के लिए जो स्कूल खोले जाते हैं उनके लिए सरकार फंड देती है। और लोकल एजेंसी जो हैं, स्थानीय सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, वो स्कूलों को फंड देती हैं और ग्राम पंचायतें स्कूल को फंड प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है पर्सनल रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत वे स्कूल्स आते हैं जो निजी स्कूल हैं, या अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं। इनके लिए दूसरे सरकार द्वारा इन्हें फंडिंग नहीं दी जाती है, लेकिन ये जो हो सकता है व्यक्तिगत स्कूल हो सकती है जिसमें व्यक्ति अपना खुद का पैसा लगाए, ये किसी ट्रस्ट का स्कूल हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है जिसमें कोई ट्रस्ट पैसा लगा रही हो, या फिर धर्म की कोई संस्था हो जिसमें धार्मिक संस्थाएं पैसा लगा रही हो। जैसे आपने देखा होगा आदर्श स्कूल है या चर्च द्वारा चलाई जा रही जो स्कूलें होती हैं, इसमें जो है धन जो है वो या तो धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, या जो निजी स्कूल्स हैं जो लोग अपने खोलते हैं, सरकार इन्हें मान्यता तो देती है लेकिन इनमें फंड जो है, वित्त का प्रबंध जो है वो स्वयं करना पड़ता है। इसी तरह विदेशी संस्थाएं, कई जो यूनेस्को की जो संस्था है, ये जो है पिछड़े हुए देशों में इसको शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाती है। अलग अलग विदेशी सहायता द्वारा भी स्कूल खोले जा रहे हैं। जो गरीब देश हैं, अविकसित देश हैं, इन लोगों को जो है विदेशी सहायता द्वारा स्कूल खोले जाते हैं। भारत में भी कई जो है शुरुआत में विदेशों से धन आया था स्कूल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, और अब जो है हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन द्वारा एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते हैं, या उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उन्हें अपने यहाँ बुलाया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, या उन विदेशी विश्वविद्यालयों की ब्रांचेज इंडिया में खोली जा रही हैं और उनका जो फंडिंग है वो विदेशी संस्था ही करती हैं, विदेशी विश्वविद्यालय ही
करते हैं। फिर आते हैं अन्य अदर्स रिसोर्सेज। अदर्स रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है जैसे स्कूलों के अंदर फीस लगती है, चंदा लिया जाता है या पेनल्टी लगाई जाती है, इनके द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो भी आय का स्रोत होता है। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एंड इट्स सॉल्यूशन। शिक्षा वित्त की समस्या एवं इसका समाधान। वित्त के प्रबंधन करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। आय और व्यय के बीच में जो है संतुलन बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है आर्ट है। इसको कर पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता और इसमें आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं व्यय किए गए वित्त का समुचित लाभ ना मिल पाना। कई बार पैसा तो लगा दिया जाता है लेकिन उतना हमें उसका रिफंड नहीं मिल पाता। जैसे अगर हमने स्कूल में बहुत अच्छी बिल्डिंग तो बना दी, हमने बहुत अच्छे कह रहे ना तकनीकी सुविधाएं तो दे दी, लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी नहीं आ पाए, वहाँ पर अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाए, या उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, या हम बहुत जितनी लोगों के हिसाब से हमने वो विद्यालय खोला था उतने स्टूडेंट्स हम शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था ना हो पाना। कई बार धन के अभाव में जो है शिक्षा का समुचित विकास प्रबंधन नहीं हो पाता है। सब जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने शिक्षक अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, या बिल्डिंग्स स्टूडेंट्स की संख्या के अनुपात में नहीं बन पाती हैं, उन्हें तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं करवा जा पाते हैं। भविष्य की शिक्षा संबंधी मांग की पूर्ति भी एक सबसे बड़ी समस्या है। आज तो एक संस्था हमने खोल दी, उसके अनुसार कर दिया, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे उसके विद्यार्थी बढ़ेंगे, उसमें और आपको शिक्षक रखने पड़ेंगे और इसके लिए भी अधिक वित्त की आवश्यकता होगी। और ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वित्त के स्रोतों को बढ़ाया जाए। ये सरकारी संस्थाओं में तो सरकार द्वारा फंडिंग मिल जाती है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पर ये समस्या ज्यादा आती है कि जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्लासेज बढ़ाई जाए, बिल्डिंग बढ़ाई जाए, टीचर्स बढ़ाए जाए और इन सब के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। वही सरकारी विद्यालयों में भी जो है सरकार का एक निश्चित ही तो बजट होता है कि भाई इस साल की आय में से इतना हिस्सा हम अपनी एजुकेशन के लिए निकालेंगे, लेकिन क्या होता है कि उतना जितना भी हिस्सा उसमें से निकाला जा रहा है, आय अगर राष्ट्र की सकल उत्पादन जो है वो कम हो रहा है तो उस साल की योजनाओं में शिक्षा को कम पैसा मिलेगा और कम पैसा मिलेगा तो जो वर्तमान में कार्य कर रही संस्था है उनको जो है पर्याप्त रुपए नहीं मिल पाएंगे और नई जो स्कूल विद्यालय महाविद्यालय नहीं खुल पाएंगे। फिर आता है कीमतों की सतत वृद्धि के कारण बढ़ता व्यय भार। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो शैक्षिक साधन है उनकी भी कीमतें बढ़ती जा रही है। फर्नीचर की कीमत बनेगी, टीचर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, बुक्स महंगी होंगी, जो छात्रवृत्ति बच्चों को दी जा रही है उसको बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई के अनुसार जो है चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इन बढ़ती हुई कीमतों पर उन चीजों को उपलब्ध करवाने के लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है और ये सबसे बड़ी समस्या आती है किसी भी संस्था के सामने, क्योंकि जब वो बजट बनाते हैं, जब आय बनाते हैं, उस वक्त जो कीमतें चल रही होती हैं उसी के अनुमान के आधार पर वो बनाते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजों की कीमतें अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं और ऐसे में उस कीमत की चीजों को उपलब्ध करवा पाना सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। फिर आता है इसका समाधान क्या है। ये जो वित्त प्रबंधन की जो समस्या है इनका समाधान क्या है। इसमें सबसे पहला आता है कि केंद्र राज्य स्थानीय प्रयासों में आपसी सहयोग रहे। सबसे पहले ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सहयोग दे। जैसे अगर पूर्णतः राज्य सरकार शिक्षा का व्यय वहन नहीं कर पा रही है तो उसे केंद्र सरकार भी सहयोग करे, अपनी तरफ से उसे फंड दे। इसी तरह जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो भी उन विद्यालयों को फंड प्रोवाइड करवाए। फिर एक केंद्र तथा राज्य दोनों को मिलकर शिक्षा पर और अधिक व्यय करना चाहिए। जितना व्यय अभी शिक्षा पर किया जा रहा है वो पर्याप्त व्यय नहीं है। हमारे यहाँ जितनी व्यय की आवश्यकता, जितने संसाधनों की आवश्यकता है उसके अनुपात में बहुत कम व्यय हो पा रहा है शिक्षा पर। इसीलिए हम शिक्षा में ना तो संख्यात्मक ना गुणात्मक उतनी वृद्धि नहीं कर पाए हैं जितनी हमें हमारी पॉपुलेशन के अनुसार करनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है अपने बजट में से दिया जाना वाला, शिक्षा के लिए दिया जाना वाला जो धन है उसको बढ़ाए। तीसरा है धार्मिक संस्थान तथा उद्योग जगत शिक्षा पर अधिक व्यय करता है, इन धन का अधिक उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो
और धार्मिक संस्थाएं, ये जो है शिक्षा पर भी क्या रहना करती हैं, व्यय करती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा P&G ग्रुप का आता है, ऐड आता है टीवी पे कि आप इनमें से प्रोडक्ट खरीदी, इसमें का एक हिस्सा स्कूल की शिक्षा पर जाएगा। तो ये उद्योगों द्वारा शिक्षा को संचालित किया जा रहा है। इसी तरह जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ये अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं पर पैसा लगाती है। तो ये उस विद्यालय संस्थान के प्रधानाध्यापक प्रबंधन कमेटी का जो है दायित्व बनता है कि वो इन संस्थानों से, इन उद्योगों से अपनी संस्था के लिए धन उपलब्ध करवाए। फिर देश के लिए विद्यालय भवनों का निर्माण तथा उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरल सस्ती इमारत उपकरणों के निर्माण के लिए शोध करवाया जाए। वर्तमान में देश में जो है शोध का कार्य बहुत कम हो रहा है और इसी वजह से जो है बिना शोध किए, बिना रिसर्च के जब कोई कार्य किया जाता है तो उससे हमें सही स्थिति का पता नहीं होता और उस स्थिति में ज्यादा खर्च हो जाता है। आज आवश्यकता ये है कि सस्ती इमारतें कैसे बने, स्कूल की सस्ता उपकरण कैसे उपलब्ध हो, सस्ते उपकरण कौन कौन से काम में लिए जा सकते हैं, इन चीजों पर रिसर्च होनी आवश्यक है। भवन निर्माण स्थानीय साधनों उपकरणों द्वारा हो एवं सरकार इसमें सहायता करे। सभी हर जगह पर सरकार द्वारा स्कूलें बनाया जाना अभी वर्तमान में संभव नहीं है। तो जैसे छोटे छोटे जो जगह हैं वहां पर जो धार्मिक संस्थाएं या समाज सेवी संस्थाएं या बड़े बड़े उद्यमी हैं, उनकी सहायता से इन छोटी छोटी जगहों पर जहां पर विद्यालय नहीं है, उनके सहयोग से वहां पर विद्यालय खोले जाएं, वहां शिक्षक नियुक्त किए जाएं। जनसंख्या वृद्धि तथा साक्षरों को निरक्षर होने से रोकना बहुत आवश्यक है। जिस तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के लिए लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारे लिए सब, हम बहुत से प्रयास कर रही है, हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। आजादी के समय से इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है, उनके लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि जनसंख्या उससे कहीं तेज गति से बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में वहां पर जो है चाह करके भी हम जैसे किसी क्षेत्र पर में 10,000 की आबादी है और वहां पर विद्यालय खोला गया, उस एक विद्यालय खोल दिया गया, कुछ समय बाद वहां पर जनसंख्या वृद्धि के लिए वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा, दूसरा विद्यालय खोलने की समस्या आ जा रही है, वहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में एडमिशन रोकने पड़ते हैं क्योंकि टीचर्स उतने नहीं है। तो जो बचे हुए लोग बच्चे हैं वो साक्षर नहीं हो पाते। तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि जब तक नहीं रोकी जाएगी तब तक हम अपनी कोई भी योजना को जो है सफल नहीं बना पाएंगे। हम जितना भी प्लानिंग करते हैं उन सब पे पानी फिर जाता है इस तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण, क्योंकि संसाधन सीमित है। हम संसाधनों को लिए नहीं सोच सकते कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ी उस गति से संसाधन को बढ़ा देंगे। संसाधन जो है वो क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 के क्रम में बढ़ते हैं और जनसंख्या जो है गुणात्मक रूप से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16 इस गति से बढ़ती है। तो इतनी जो जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके अनुपात में कितना भी हम संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, उन दोनों के बीच का अनुपात जो है वो बढ़ता जाएगा और सभी लोगों के लिए शिक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि रोकनी आवश्यक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा लागत। शिक्षा लागत का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हमने व्यय किया, व्यय को व्यक्त करना ही लागत कहलाता है। शिक्षा में जो कोई कुछ भी किया जा रहा है, और शिक्षा में जो है वो 3 क्षेत्रों में व्यय किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट की जब बात करते हैं, हम सामग्री लागत की बात करते हैं, तो शिक्षा में सामग्री जो है वो विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी उसका मटेरियल है और इस पर किया जाने वाला खर्च जो है वो मटेरियल कॉस्ट, सामग्री लागत कहलाता है। दूसरा आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कहते हैं मजदूरी जिसे कहते हैं, किसी भी कार्य को संबंध करने के लिए जो श्रम लगता है उसके बदले में जो हम कह रहे उसको पैसा देते हैं, उसे जो धन दिया जाता है, श्रम के बदले में जो धन दिया जाता है वो लेबर कॉस्ट कहलाता है। किसी भी संस्था उद्योगों में लेबर होता है, वहां का मजदूर, वहां के कर्मचारी। और जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहां पे श्रम होता है अध्यापक, कर्मचारी, प्रबंधक, और इन सबको दिया जाने वाला वेतन जो है वो लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर आता है एक्सपेंसेज, खर्चे, अन्य खर्चे, अदर्स एक्सपेंसेज के अंदर आता है भवन का निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण, खेल सामग्री उपलब्ध करवाना, तकनीकी संसाधनों को उपलब्ध करवाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं
किसी भी इंस्टीट्यूट के खर्चों के अंतर्गत के जो तत्व है ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेज ही होते हैं, इन्हीं पे सारा व्यय होता है। फिर है बजट। बजट की भाषा जो है, बजट की जब हम बात करते हैं तो बजट जो है वो उसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द के बुजेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैली। धीरे धीरे जो है इस शब्द का प्रयोग बजट के तौर पे उस लेखा जोखा से किया जाने लगा जो कि आय व्यय के लिए किया जाता है, उनका दस्तावेजों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। इसी में जो है बजट की परिभाषा है, बजट किसी संस्था की निश्चित अवधि सावधानी पूर्वक अनुमानित आवश्यकता, व्यय और संभाव्य आमद की आर्थिक योजना है। बजट जो है वो अर्थव्यवस्था के अनुसार जो बजट जो है किसी संस्था की एक निश्चित अवधि में वर्तमान में जो आय के साधन है वो कितने हैं, कितना भविष्य में खर्च होने वाला है, आय के स्रोत क्या क्या होंगे, कहां से आय आएगी, कितना उस पर व्यय किया जाएगा, कितना बचत होगी या कितना नुकसान होगा, इन सभी का लेखा जोखा जो है वो बजट कहलाता है। बजट की आवश्यकता क्या है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। किसी भी संस्था को, किसी भी शैक्षिक संस्था को बजट की क्या आवश्यकता है? भाई भारत सरकार तो अपनी बजट बनाती है अपने देश को चलाने के लिए। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है वो माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में, जिसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं। बड़ी योजनाओं के लिए हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी बजट की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि विद्यालय जो है वो उसकी महत्वपूर्ण गतिविधियां आय के बिना संभव नहीं है, धन के बिना संभव नहीं है। विद्यालय बजट विद्यालय के आय व्यय की रूपरेखा है। इसे 1 वर्षीय वित्त व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें हर साल का जितना खर्चा होगा उसका लेखा जोखा तैयार करना होता है। दूसरा, बजट से आय व्यय को संतुलित बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगर हम बिना बजट बनाए कोई भी कार्य शुरू कर देंगे, अगर हमें अनुमान ही नहीं है कि हमारी आय इतनी है और व्यय इतना है, तो पता चला कि जब हम कार्य करना शुरू हुआ तो बीच में हमारा कार्य हमें रोकना पड़ा क्योंकि हमारा धन समाप्त हो गया था। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें आय और व्यय में संतुलन के लिए आवश्यकता है कि हम जो है दोनों में बैलेंस करके चले, और इसके लिए हमें पूर्व में योजना बनानी पड़ेगी कि हमारे पास आय के कितने साधन है, हमारी इनकम कितनी है और हमारी आवश्यकता क्या क्या है, जिस पर हमें कितना जो है खर्च करना है। फिर आता है बजट द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों को ठीक प्रकार संचालित किया जा सकता है। जब एक बजट बना करके कार्य किया जाता है तो हमें जो जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं, जैसे खर्चालय ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी भी तरह की रैली निकालनी है, या किसी बार गेस्ट लेक्चर बुलाना है, या बच्चों को किसी टूर पे लेके जाना है, इनका अगर हम पूर्व में बजट बना करके निर्धारित कर लेते, साल सत्र के प्रारंभ में जब ये बजट तैयार कर लिया जाता है तो इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से हम क्रियान्वित कर सकते हैं। इसी तरह इसे लेखा परीक्षण में सहायता मिलती है, ऑडिटिंग में सहायता मिलती है। जब हम संस्था का मूल्यांकन करने बैठते हैं तो इसमें ऑडिट में हमें इससे बजट तैयार कर लेने से सहायता मिलती है। इसके आधार पर अधिकारियों की व्यय की स्वीकृति प्रदान करने में सहायता मिलती है। किसी भी विद्यालय में या संस्था में जो अधिकारी हैं उन्हें कितना खर्च करना है ये बजट निर्धारित होने पर ही तय किया जा सकता है। जैसे अगर एक प्रधानाध्यापक ने तो अपने विद्यालय का बजट तैयार करके प्रबंधन समिति के सामने रखा कि हमें साल भर के खर्च के लिए इतना रुपया चाहिए, इतना खर्च होता है, और अगर ये बजट पहले से तैयार नहीं होगा तो उतना जो धन है वो साल भर के लिए धन जो है प्रधानाध्यापक को नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। यही अगर पहले से बजट निर्धारित है तो अगर वो धन जितना मांगा गया प्रधानाध्यापक द्वारा अगर उतना उनके बजट में शामिल होता तो दे दिया जाएगा, नहीं तो जो बहुत आवश्यक खर्च नहीं है उन्हें में कटौती करके आवश्यक खर्चों जो भी आवश्यक चीजें हैं उन पे खर्च करके उस बजट को निर्धारित किया जा सकता है। दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में सहायता देता है। अगर हम बजट बना करके कोई भी कार्य करेंगे तो अगर हम भविष्य में ऊपर लंबी योजना बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास धन उपलब्ध रहेगा, हम धीरे धीरे उसमें सेविंग कर सकेंगे उस लंबी योजनाओं में खर्च करने के लिए। फिर बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। पहला है करंट बजट, जिसे एक बजट भी कहा जाता है, जिसमें उस साल में होने वाले आय व्ययों का लेखा जोखा किया जाता है।
जैसे अभी सत्र शुरू हुआ, इस सत्र के लिए जुलाई से मई तक का सत्र है, तो उस के लिए प्रधानाध्यापक पहले से अपना बजट तैयार करके प्रबंध समिति के सामने रख देता है और उस वर्ष में, एक वर्ष में होने वाले खर्चों का जो लेखा जोखा होगा वो करंट बजट के अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म बजट, दीर्घकालीन बजट। इसके अंदर एक वर्ष से अधिक के लिए जो बजट बनाया जाता है उसके अंतर्गत आता है, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में बनाया जाता है। सरकार द्वारा जो है लंबी योजनाएं जो बनाई जाती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम 5 सालों के अंतर्गत ये कार्य करेंगे, तो वो जो है लॉन्ग टर्म बजट के अंतर्गत आती है। फिर आता है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट जिसे कहते हैं। ये बजट कार्यकर्ताओं की क्रिया गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, उनके कार्य करने के लिए वो बजट पास किया जाता है। फिर है बिल्डिंग बजट, भवन निर्माण के लिए जो बजट तैयार किया जाता है वो बिल्डिंग बजट कहलाता है। स्पेशल प्रोजेक्ट बजट, कई बार अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे कार्य किए जाते हैं और उनके लिए जो बजट तैयार किया जाता है वो स्पेशल प्रोजेक्ट बजट कहलाता है। फिर आता है बजट निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बजट कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले टू फाइंड नीड, बजट निर्माण का कार्य कोई बहुत सरल कार्य नहीं है कि भाई बैठे और हमने हिसाब किताब कर दिया। ये एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है, इसके अंदर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब आप एक अच्छा बजट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे ये कह दिया भाई इतने लाख रुपए हमारे पास है और आपको साल भर का खर्चा निकाला तो आप बैठ गए और भाई लीजिए ये खर्च कर देंगे हम, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है कर्मचारी हैं, प्रधानाध्यापक, प्रबंधन कमेटी बैठ करके आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं कि हमें इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं, किन्हें प्राथमिकता से खत्म करना है और किन्हें प्रायोरिटी में नहीं रखना, और प्रायोरिटी के हिसाब से फिर उस पर कितना खर्च करना है हमें ये तय किया जाता है। उस नीड को ढूंढा जाता है कि कौन से कार्य ज्यादा जरूरी है, उन पे खर्च कितना होना चाहिए, अभी वर्तमान में उनकी लागत क्या चल रही है, कितना वह कार्य खत्म होते होते उस पर कितना खर्च हो जाएगा। फिर आता है दूसरा अनुमानित व्यय का निर्धारण करना कि भाई जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें एक लचीलापन होना जरूरी है। अगर वो लचीलापन नहीं रहा उसके अंतर्गत और अगर हमने कार्य करना शुरू किया और बीच में पता चला कि कीमतें बढ़ गई तो क्या वो कार्य रुक जाएगा? नहीं रुकना। इतना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बढ़े हुए कीमतों के आधार पर भी हम उस कार्य को संपन्न कर सके। जैसे हम बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया, एक विद्यालय ने अपने लिए 2 कमरों का निर्माण, 3 एक्स्ट्रा कमरे बनाने शुरू किए और अचानक से सीमेंट के भाव बढ़ गए या लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो क्या कार्य करना बंद कर दिया जाएगा? एक उन्होंने निश्चित किया था कि इतने में ये 2 या 3 कमरे नए बन जाएंगे या लैब इतने में बन जाएगी, लेकिन कई बार सीमेंट की कीमतें बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, बजरी की कीमत बढ़ गई, किसी भी तरीके से जो है वो उसमें खर्चा ज्यादा आ गया, तो उस खर्चे को वो उसमें मैनेज कर सके, उस बढ़ी हुई कीमतों पे भी वो उसे कर सके। इसके लिए जरूरी होता है कि बजट को में लचीलापन का होना। फिर है बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंसेज, आय और व्यय में संतुलन होना आवश्यक है। एक अच्छा बजट उसी को कहा जाता है जिसमें आय से कम व्यय हो, आय में से कुछ बच जाए। हमेशा दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। इसीलिए आय के साधन क्या है और आपके व्यय के स्रोत क्या क्या है, इन सबका में संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर आता है बजट का अंतिम रूप, बजट को फाइनल टच। फाइनल टच के अंतर्गत आय को एक तरफ और बाईं तरफ और व्यय को दाईं तरफ लिखा जाता है और फिर उनकी टोटल की जाती है। टोटल में ये लिखा जाता है कि आय और व्यय अगर बराबर है या आय अधिक और व्यय कम है तो उसे एक अच्छा संतुलित बजट कहा जाएगा, और अगर व्यय ज्यादा है और आय कम है तो फिर वापस से उसमें सुधार किया जाता है कि व्यय को कम किया जाए, क्योंकि आय तो निश्चित है, उसे अगर आय या तो आय को बढ़ाने के स्रोत ढूंढे जाए या फिर व्यय को कम किया जाए। फिर जो बना हुआ बजट है उसे प्रपोज टू 5वां पॉइंट है प्रपोज द बजट, बजट को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उसमें जो है जो भी अधिकारी उनके सामने उस बजट को भेजा जाता है, बजट वो अधिकारी उसके फिर से वो उसको देखते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं और उसके आधार पर उसे स्वीकृति देते हैं। उसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो संशोधन करते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई द बजट, बजट का क्रियान्वयन किया जाता है और क्रियान्वयन के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उस बजट के अनुसार हम जिस उद्देश्यों को लेकर के वो बजट बनाया गया था वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई कि नहीं हो पाई, जो इनकम के सोर्सेज हैं, जो आय थी
उसका जो धन था उसका सही से उपयोग किया हो पाया या नहीं हो पाया। फिर आता है बजट की संरचना। बजट की संरचना के दो प्रमुख घटक हैं, एक है आय और दूसरा है व्यय। आय बजट जो है वो आय में भी हम दो उसके भाग करते हैं, आवर्तक और अनावर्तक, और व्यय में भी दो भाग होते हैं, आवर्तक और अनावर्तक। आय जो है एक वित्तीय वर्ष में जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहा जाता है, और इसमें भी जो और व्यय जो है जो शिक्षा एक वर्ष के अंदर जो खर्च हो रहा है वो उसका व्यय है। इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, इसमें एक जो रेगुलर के खर्च है या आय के अंतर्गत जा रहा है, उसमें रेगुलर आय है जो नियमित आय है, जैसे फीस नियमित आय के अंतर्गत आती है, फंड जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा धन है वो रेगुलर इनकम के अंतर्गत आता है, और अनावर्तक नॉन रिकरिंग फंड के अंतर्गत आता है जो अचानक से आय होती है, जैसे किसी भामाशाह द्वारा दान कर दिया गया तो ये अचानक से हुई आय है। तो इसी तरह से व्यय जो है वो उसमें भी रेगुलर के खर्चे हैं, जैसे बिजली का बिल भरना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, शिक्षकों को वेतन देना है, ये सब जो है रेगुलर इनकम के अंतर्गत आता है। और अचानक से जो खर्चा आता है, जैसे भवन का निर्माण पे व्यय, या बस खरीदनी पड़ गई, या वाटर कूलर लगवाना है, विद्यालय में कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित अचानक से आया हुआ जो खर्चा है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो वित्त प्रबंधन है वो एक कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। एक कोई भी इंस्टीट्यूट को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त किसी भी मैनेजिंग कमेटी को, प्रधानाध्यापक को वित्त प्रबंधन में कुशल होना आवश्यक है, तभी संस्था जो है वो अपने आय और व्यय में संतुलन रख करके विकास कर सकेगी।